नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। कई तरह की बंदिशें हैं शिव जी हम लोग के ऊपर, चूंकि हम सरकार के मनमाफिक बातें तो करते नहीं है, गोदी मीडिया की तरह सरकार का गुणगान तो करते नहीं है, तो कई तरह की बंदिशें हैं। इसलिए वीडियो हो सकता है कि आपके पास ना जा पा रहे हो, कई अच्छे वीडियो होते हैं, तो भैया यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है तो आपको ढूंढ ढूंढ के देखना होगा। हम लोग डेली दो तीन वीडियो अपलोड करते हैं, तो ढूंढ के देखिए ताकि हम लोगों की हिम्मत और हौसला बढ़ा रह सके। और चैनल लगातार बंद हो रहे हैं, पता नहीं कब कौन सा चैनल बंद हो जाए। तो शिव जी एक मोजो इंडिया करके हमने डाला है। मोजो इंडिया चैनल में अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, कि मोजो इंडिया को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पता नहीं कब कौन से चैनल पे किस तरह का संकट आ जाए, ताकि हम अपनी आवाज आप तक पहुंचाते रहे। ये एक अपील करूंगा। उसके बाद फिर से मैं मंच जो है वो शिव कुमार मिश्रा जी को देना चाहूंगा। हमेशा की तरह शुरुआत वो अपने शानदार अंदाज में करेंगे और हम आपको बताएंगे कि सिर्फ कुछ घंटे बाद, अब बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं बचा है, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 6 बज रहे हैं, 7 बजे के आसपास हम अपलोड करेंगे। तो आप ये मानकर चल लीजिए कि 16 घंटे बाद जो है एक बड़ा राजनीतिक घमासान, एक बड़ा राजनीतिक बवाल हमें देखने को मिल सकता है। आज उसका ट्रेलर देख गया, कल पूरी की पूरी फिल्म देखेगी शिव जी। दरअसल संतोष जी, लोकसभा का जो बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इस दूसरे चरण में आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे, सांसद पहुंचे, सब कुछ पहुंचे और नहीं पहुंचे तो नेता सदन नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे। शर्म से तार तार हो चुके ओम बिरला नहीं पहुंचे। अब क्यों नहीं पहुंचे ये तो वही दोनों बता सकते हैं। उधर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और उन्होंने कहा पहले ईरान पर बात होगी और ईरान पर बात नहीं हुई। फिर वही एक वक्तव्य जो लोकसभा में पड़ा, विदेश मंत्री ने वही वक्तव्य लेकर एक पुर्जा लेके खड़े हो गए। भैया पुर्जा लिख के दे दिया है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, आईएफएस है, क्षमा चाहेंगे, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। तो उन्हें, अधिकारियों को आर्डर मानने की एक क्षमता होती है। आर्डर को कैपेबल कैसे कराया जाए, उसे लागू करने के लिए नियम कानून जानते हैं, लेकिन आर्डर देना नहीं वो सीख पाते कभी भी। और ऐसे में उन्हें जो पुर्जा दिया गया वो पढ़ा गया। विपक्ष के किसी नेता ने उस पुर्जे को स्वीकार नहीं किया। मामला जगदम्बिका पाल चेयर पर थे, उन तक पहुंचा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हो गए, बोले नहीं, आपने पहले एक लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है, उस पर चर्चा करेंगे। उनका नहीं, एक दो और लो नोटिस। अब दो और नोटिस में कौन क्या करेगा, ये मामला उलझ गया। अब उलझे हुए मामले को कौन सुलझाएगा, कैसे बनेगी बात, ये बड़ा गंभीर सवाल बन गया है। ये अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह हो गया है। राहुल गांधी जैसा एक सुलझा हुआ व्यक्ति चक्रव्यूह बना देता है। भाजपा तोड़ ही नहीं पा रही है और जो राहुल गांधी चाहते हैं वो कर देते हैं। जबकि सत्ताधारी दल के मंत्री और सांसद कह रहे हैं क्या राहुल के हिसाब से संसद चलेगी, तो क्या अब तक राहुल के हिसाब से संसद चल रही थी, ये आप स्वीकार कर रहे हो? राहुल ने कहा जाति जनगणना होगी, प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर कह दिया जाति जनगणना होगी। राहुल गांधी ने कहा तेल का संकट आ जाएगा अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ, संकट आ गया। कितनी बातें सही कराओगे, कितनी बातें झुठलाओगे? भैया पप्पू कहने का वो दौर चला गया। अब तो विपक्ष का भी सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है। आपको हाथों हाथ आप लिख देते हो, उस पर एक सब लगा देता अपना कम्युनिटी नोट। आज तो प्रधानमंत्री को ही शर्मसार कर दिया है। संतोष जी, इस सब को लेकर आप कितना मुतमईन हैं कि संसद चल पाएगी, संसद विधिवत चलेगी, कितना आप सोच सकते हैं इसके बारे में? देखिए शिव जी, आपने तमाम घटनाक्रम का एक तरह से जिक्र कर दिया। देखिए विपक्ष का चक्रव्यूह कैसे है, और विपक्ष के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जब आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आपके जो मंत्री हैं वो आपको ही,
यानी 56 इंच के सीने की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। और ये कोई एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप सिंह पुरी की बात नहीं कर रहा हूं, मोदी जी ने ढूंढ ढूंढ कर ऐसे नगीने रखे हुए हैं। आपने ब्यूरोक्रेट की बात की तो लोगों को लगा होगा कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि एप्स्टीन फाइल वाले पुरी साहब है। तो एप्स्टीन फाइल वाले पुरी साहब नहीं है, लेकिन मोदी जी को बचाते बचाते फंसाने वाले उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब है। और क्या क्या हुआ, आपने कहा भैया जब आप फंस गए ईरान के मसले पर, आपके विदेश मंत्री ने शायद को फंसा दिया, विपक्ष ने स्पष्टीकरण मांगा तो आप कह रहे हो नहीं नहीं बिरला साहब के खिलाफ जो है उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। 11 बजे क्यों नहीं चर्चा करवाई आपने लोकसभा में बिरला साहब के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ? 12 बजे क्यों नहीं चर्चा कराई? क्यों आपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को सो मोटो बयान देने की इजाजत दे दी? सबसे पहला काम आज 9 मार्च की तारीख को ओम बिरला के खिलाफ जो विपक्षी दलों का जो नोटिस आया हुआ था नो कॉन्फिडेंस मोशन का, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, आपने उस पर नहीं होने दी। और जब विपक्ष ने स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि एस जयशंकर ने फंसा दिया, विपक्ष ने स्पष्टीकरण मांगा तो 12 बजे आपने सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। फिर 3 बजे आप ज्ञान देते नजर आ रहे हो कि आपने बिरला के खिलाफ आपने नोटिस दे रखा है, हाई मोरल ग्राउंड वो आ नहीं रहे हैं। भैया या तो बिरला पे चर्चा होती तो विदेश मंत्री को बोलने क्यों दिया? और विदेश मंत्री ने जब बोल दिया उस पर स्पष्टीकरण अगर विपक्ष का नेता मांग रहा है तो आप कह रहे हो नहीं 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 राहुल गांधी नहीं, आप तय नहीं करोगे, आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए, सारी तरफ उंगली घुमा देते हो, सभी विपक्षी सांसदों के नाम लेकर राहुल गांधी से क्यों डर? ये सवाल तो उठेगा। और उसके बाद मोदी की पूरी सेना, वर्तमान मंत्री किरेन रिजिजू साहब, वर्तमान मंत्री प्रहलाद जोशी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो 2 बार डांट खा चुके हैं वो नितिन नवीन का गाल छूने के लिए और नितिन नवीन को बार बार फोन करके परेशान करने के लिए, उनको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके घर के पिछवाड़े वाला बैठा हुआ कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, बार बार हर चीज पे फोन मिला देते, वो सब राहुल गांधी के पीछे पड़ गए। और ये बताता है कि राहुल गांधी ने आपको किस तरह से बेनकाब कर दिया है। एक बड़ी बात दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं बता दूं कि भाई विदेश में आपने कहा कि अधिकारी मंत्री बनकर और कैसे फंसा देता है, क्योंकि पढ़ने की आदत होती है। अब अगर वो नेता होता तो पढ़ के समझ जाता कि अरे ये तो साहब के खिलाफ ही है। तो भैया ये हो गया कि ईरान पर वक्तव्य देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोई ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले की आलोचना नहीं की है। शिव जी, ये हमारा स्टैंड है, पता नहीं कैसा स्टैंड है। एस जयशंकर ने कहा कि ईरान से लीडरशिप लेवल पर बातचीत की कोशिश की गई, जो कि जाहिर सी बात है कि इस वक्त मुश्किल है, लेकिन मैंने अपने काउंटर पार्ट ईरान के विदेश मंत्री से बात की। ईरान का लीडरशिप क्यों नहीं बात करना चाहता आपसे? ईरान के सुप्रीम लीडर की तो चलिए अमेरिका और इजराइल ने हत्या कर दी है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति क्यों नहीं बात करना चाहते आपसे? ईरान के बाकी सुप्रीम लीडर क्यों नहीं बात ये करना शोक चाहते आप? जताया इन्होंने, ईरान क्यों बात करे, इन्होंने शोक जताया। हाँ, ये असली सवाल है कि आपने शोक नहीं जताया। जब आपको आलोचना करनी थी तब आप अमेरिका से इजराइल से डर कर बैठ गए, और जब तेल का संकट आया उसने अपना मार्ग बंद कर दिया, तब आपको समझ में आया कि ये गड़बड़ है, तो आप भेजते कहाँ हो? दूतावास भेजते हो, फिर विदेश मंत्री के साथ बातचीत होती है, तब जाकर आप विदेश सचिव के स्तर पर एक तरह से शोक जताते हुए नजर आते हो। ये शोक प्रधानमंत्री के स्तर पर नहीं जताया गया, ये भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। शिव जी, हम तो गांव देहात के आदमी है, अभी भी शहरी आदमी नहीं है। गांव देहात में कट्टर से कट्टर दुश्मन की भी अगर मौत होती है तो भी कट्टर से कट्टर दुश्मन व्यक्ति भी जाकर शोक जरूर जताता है उनके परिवार के साथ कि हमें दुख हुआ है। यहाँ तो ईरान हमारा पुराना मित्र था। अमेरिका का इतिहास कुल जमा 250 साल का है, ईरान का इतिहास कई हजार सालों का है शिव जी, जिस तरह से भारत का इतिहास है। भारत और ईरान दोनों प्राचीन सभ्यताएं रही हैं। हालत यह है कि 250 साल पुराना देश का एक इतिहास वाला का एक सन की राष्ट्रपति जो है वो ईरान को तबाह कर रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री को डराकर चुप बिठा के रखा हुआ है कि खबरदार बोलना मत। और आगे किस तरह से फंसा दिया, मैं तो कह रहा हूं कि कैसे विदेश मंत्री खुद ही अपने साहब को फंसा रहे हैं। जरा देखिए, उन्होंने जो तारीख बताई है, ये तारीख देखिए बड़ा गजब टाइप से बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया तब बैठक हुई, लंबा चौड़ा उन्होंने बयान दिया, लेकिन जब मैं तारीख पर आता हूं तो मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है। वो कह रहे हैं कि भैया सरकार जून 2025 में 12 दिन के युद्ध के बाद से लगातार वेस्ट एशिया के हालात का अंदाजा लगा रही है। हमने बढ़ते तनाव के संकेतों पर ध्यान दिया और ईरान में इंडियन कम्युनिटी को उसी हिसाब से सावधान किया। 5 जनवरी 2026, ध्यान से तारीख सुने, 5 जनवरी 2026 को विदेश मंत्रालय ने इंडियन नागरिकों को ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी थी। 5 जनवरी 2026। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 24 जनवरी 2026 को एक दूसरी एडवाइजरी जारी की गई जिसमें यात्रा से बचने की सलाह दी गई। फिर उसी दिन कह रहे हैं कि 14 जनवरी को ही डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई ने भी एक एडवाइजरी जारी की भारतीय नाविकों के लिए। और फिर वो आगे कह रहे हैं कि भैया भारतीय एम्बेसी ने 14 फरवरी 2026 को भी एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी जारी करने का मतलब आप समझ रहे थे कि खतरा है।
आपको पता था कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला करने वाला है। तो फिर जब आप जनवरी फरवरी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे थे, तो 25-26 फरवरी को किसके कहने पर आप इजराइल के दौरे पर गए? एप्स्टीन फाइल बता रही है कि पहली बार जब आप इजराइल के दौरे पर गए थे, तो उसमें एप्स्टीन, हरदीप पुरी, अमेरिका, ये तमाम लोगों का रोल था। उसमें लिखा गया है कि भाई प्रधानमंत्री इजराइल गए, गाना गाया, डांस किया और सब कुछ सेटल हो गया। मेरा मन आज भी यकीन करने को तैयार नहीं है कि आप एप्स्टीन के कहने पे इजराइल गए होंगे। लेकिन ये जो दूसरी बार आप गए कि आपकी सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है और उसके बाद भी आप 25-26 फरवरी को इजराइल के दौरे पे चले जाते हैं। 27 फरवरी शुक्रवार की देर रात 1 बजे आप वापस भारत लौटते हैं और उसके कुछ घंटे बाद, 48 घंटे बाद, अमेरिका और इजराइल की जो सेना है वो ईरान के 30 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर देती है और इराक के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर देती है। आप चुपचाप बैठे रहते हैं। कई दिनों तक आप उस पर शोक तक नहीं जताते हैं। कई दिनों तक आप उस पर कोई प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं करते हैं। और जब विपक्ष सवाल उठाता है, तो आपके एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री हरदीप सिंह पुरी आकर कहते हैं, नहीं, ऊर्जा का कोई संकट नहीं है। और उसके कुछ घंटे बाद ही आप एलपीजी सिलेंडर घरेलू के भी और कमर्शियल के भी दाम बढ़ा देते हैं। और जो विपक्ष ने सवाल उठाया, सबसे पहले मैंने इस पर शो किया था जब तमाम लोग युद्ध की तमाम चीजें बता रही थी। मैं तो देशी आदमी हूँ, सिर्फ देशी अंदाज में मैंने कहा कि भैया इसका असर तो हम पे पड़ेगा। आज भक्त कह रहे हैं कि ईरान में लड़ाई हो रही है, भारत क्यों बिल्कुल दूसरे की पट्टी पे टांग अड़ाए? अरे टांग नहीं अड़ाओगे तो हमारी खुद की टांग टूट जाएगी सिर्फ। और कैसे टूट जाएगी, उस आंकड़ों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो नोटिस दिया था राज्यसभा में 176 के तहत, उसमें उन्होंने बोल दिया। क्या बोला उन्होंने? कि भैया भारत का जो क्रूड ऑयल जो टोटल हम खरीदते हैं, उसका 55% हिस्सा इसी पश्चिम एशिया से आता है। किल्लत शुरू हो गई है। सरकार मान नहीं रही है। खरगोश की तरह आंख बंद कर लेने से खतरा खत्म नहीं होता। दूसरी चीज उन्होंने कही कि 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? मैं प्रधानमंत्री से ये नहीं कहूंगा कि भैया जो पत्रकारों को आप इजराइल ले गए हैं उनकी सुरक्षा। मैं भी पत्रकार रहा हूं, ठीक है, युद्ध कवर करने के मौके जिनको मिलते हैं वो कवर कर रहे हैं। बहादुर पत्रकारों की बहादुरी को मैं सलाम करता हूं। लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा कि इस 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको क्यों नहीं समझ में आई? ईरान में 10,000 भारतीय रह रहे हैं, जब आपको पता था तो आपने इजराइल की यात्रा पे गए थे, वो मेडल लटका लिए थे, जो मेडल खाली साफ ही के लिए बनाया गया था। आप बेंजामिन नेतन्याहू से कहते ना कि पहले मुझे ईरान से अपने भारतीयों को निकाल लेने दो, फिर तुम्हें जो करना है करो, और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर लेने दो। आपकी विदेश नीति, सुरक्षा नीति, रक्षा नीति, तमाम पे सवालिया निशान उठ रहे हैं। आपको ये तक नहीं पता था कि अमेरिका हमला करने वाला है, और अगर आपको ये पता था कि अमेरिका हमला करने वाला है तो आपने रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद क्यों कर दिया? अब अमेरिका से परमिशन लेके खरीद रहे, रूस कह रहे कि नहीं अब तो मैं महंगा दूंगा आपको, अब तो टोल टैक्स भी लग जाएगा इसमें। देश में टोल टैक्स लगाते हैं, उन्होंने कहा नहीं अब तो टोल भी लगेगा इसमें। पहले मना कर दिया, अब दोबारा खरीदने आ रहे हो। और इसके साथ ही खाड़ी देशों से भारत को हर साल 51 बिलियन यूएस डॉलर की रेमिटेंस मिलती है। 51 बिलियन यूएस डॉलर को पैसों में कन्वर्ट कर लीजिए, कितने जीरो लगेंगे? इसका आइडिया मुझे फिलहाल नहीं है। मैं साफ साफ कहता हूँ, गणित में थोड़ा सा हिसाब किताब भी कमजोर हूँ। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ये तमाम चीजें बताती है कि इस देश की सरकार कितनी लापरवाह है। और आज आपने उसका जिक्र किया, बड़ा दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी साहब के व्यक्तिगत अकाउंट पे नहीं समझे, प्रधानमंत्री कार्यालय ने कुछ लिखा और उस पर कम्युनिटी नोट लग गया है। ट्विटर, एलन मस्क, क्या लगा है जरा बता दीजिए दर्शकों को, क्या कम्युनिटी नोट लगा है? क्या प्रधानमंत्री कह कुछ रहे हो, अंदर कुछ और चल रहा है? ये जनता को बता देना चाहिए। देखिए जनता तो समझ रही है, अब एक्स भी समझ रहा है। एक्स के मालिक एलन मस्क साहब हैं जो ट्रम्प साहब के करीबी हैं। तो ट्रम्प साहब तो हर तरीके से घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ इंडिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से लिखा गया कि भारत इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। पिछले 11 सालों में क्या इनोवेशन हुआ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कम्युनिटी नोट लग गया। द स्टेटमेंट मिसेस द फैक्ट दैट वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स फ्रीबीज बेस्ड इकोनॉमी व्हिच इज प्राइमरी डिटरेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। वो कह रहे हैं कि भैया आप तो फ्रीबीज इकोनॉमी की तरफ बढ़ा रहे हो, इस देश की इकोनॉमी की आपने खस्ता हालत कर दी है। और ये चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। और मैं तो दर्शकों से देशी अंदाज में कहता हूं कि भैया एक परिवार है, एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, उनकी कुल आमदनी 100 रुपए है। और एक परिवार है, माफ कीजिएगा, एक परिवार में एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, उनकी कुल आमदनी जो है मान लीजिए 100 रुपए है। और एक परिवार में 2 लोग रहते हैं और उनकी कुल आमदनी 500 रुपए है। तो 2 वाला ज्यादा अमीर होगा कि 10 वाला ज्यादा अमीर होगा? तो ये वाला होगा।
दो वाला, इस चीज को मैं नहीं, दोबारा मैं इसको समझा देता हूं कि एक परिवार में 10 व्यक्ति है, 100 रुपए कमाते हैं। एक परिवार में 2 व्यक्ति और वो 90 रुपए कमाते हैं। तो हमें ये बताया जा रहा है कि भैया हम 100 रुपए कमा रहे हैं, यानी जो एक्सपेंस का हिसाब किताब लगा के, तो हम उस 90 रुपए वाले से ज्यादा अमीर है। हमें ये नहीं बताया जा रहा कि जो 90 रुपए कमा रहा है वो 2 लोग हैं, तो उनमें पर के हिस्से में कितना आ रहा है, 45 रुपए। और हमारे यहाँ जो 100 रुपए हम कमा रहे हैं, 10 आदमी है, एक के हिस्से में 10 रुपए ही आ रहा है। कहाँ 45 और कहाँ 10? ये एक सबसे बड़ा झूठ है जो हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए। लेकिन अब बात जरा कल की कर लेते हैं। आज तो जगदम्बिका पाल साहब ने बताया, उन्होंने कहा भैया कि एक दिन में 9 करोड़ रुपए सदन की कार्रवाई में खर्च होता है, हर महीने 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आया कि जब बीजेपी विरोध करती थी तब क्यों नहीं ये सवाल उठा था, तब भाजपाइयों को समझ नहीं थी। अच्छा, एक बात और भी, उस समय वो कांग्रेस में हुआ करते थे, तो क्या कह सकते हैं उसको लेकर। तो भैया मंगलवार 10 मार्च मतलब को आप जब ये कहना चाहते हैं वो तो रहते ही सरकार में है। हाँ, ये बड़ी बात है। ये बहुत सारे नेता है जो रहते ही सरकार में, जिसकी सरकार उसके साथ। रामदास अठावले साहब तो खुलकर अपनी बात कह देते हैं कि भैया जो सरकार में उसके साथ हूं। हालांकि इस बीच तो उनकी पार्टी के साथ भी खेला हो गया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र से अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है, उसमें भाजपा की लिस्ट में रामदास अठावले का नाम डाल दिया है। अब पता नहीं उनकी पार्टी आरपीआई जो ए है उसका क्या होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी एक खेल कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार के चक्कर में हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे नहीं पाए। तो ये तमाम चीजें खुल रही है। और अब 16 घंटे बाद, यानी कल जब 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी, खासतौर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, तो हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि क्या बिरला के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो 9 मार्च और 10 मार्च का एजेंडा था, सरकार बिना किसी किंतु परंतु के सीधे सपाट ढंग से उस पर चर्चा कराएगी या नहीं कराएगी। और क्या मंगलवार को एक बार फिर से जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा, या उससे भी बड़ा सवाल है कि जिस तरह से आज राहुल गांधी के खिलाफ पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी एक्टिव हो गई, तमाम मंत्री एक्टिव हो गए, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी के खिलाफ फिर से कुछ नया प्लान बनाया जा रहा हो? क्योंकि याद कर लीजिए, जब अमित शाह वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान के मसले पर फंसे थे, याद है, कांग्रेस पूरी तरह से घेरती हुई नजर आ रही थी, प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही थी, और अचानक राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया गया कि भैया उन्होंने भाजपा के सांसदों को धक्का दिया, एफआईआर तक दर्ज हुई, कई सारी चीजें दर्ज हुई। तो कल कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि राहुल गांधी को घेरने के लिए कोई और नया पैंतरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह साहब आजमाएंगे, या सीधे सीधे बिरला के खिलाफ चर्चा की शुरुआत होगी? नंबर उनके साथ है, और नंबर उनके साथ होने के बावजूद भी अगर वो इस पर चर्चा नहीं करवा पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो डर है। अब वो डर नीतीश के बिदकने का है, उनके 12 सांसदों के, या चंद्रबाबू नायडू के साथ छोड़ने का है, उनके 16 सांसदों के। उधर एकनाथ शिंदे साथ के साथ बैठे हुए हैं। चिराग पासवान की दुविधा दूसरी है, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अब आप उनको मुख्यमंत्री बना ही नहीं रहे हो, तो वो भी 5 सांसद लेकर बैठे हुए। कौन कब क्या खेला कर जाएगा पता नहीं, लेकिन इस दुविधा में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को टालने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है। लेकिन आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ही प्रधानमंत्री को फंसा दिया, और ट्विटर ने प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधानमंत्री के बयान के पोस्ट पर कम्युनिटी लगा दी। सदन के अंदर प्रधानमंत्री गायब है। और पुराना सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ था, जब फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे भारत की यात्रा पर, मुंबई में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो लोगों ने लिखा था कि फ्रांस का राष्ट्रपति है जो मुंबई की सड़कों पर दौड़ता है, और एक हमारा वाला है जो अपनी ही संसद में जाने से डरता है। तो कल संसद में आते हैं नेता सदन या नहीं आते? अच्छा, उनसे ज्यादा हिम्मती जेपी नड्डा है। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गायब, वो जो सदन के नेता है। राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा है, आज भी वो राज्यसभा में खड़े होके मल्लिकार्जुन खड़गे से लोहा लेते हुए नजर आए। मैं जेपी नड्डा की कई बातों को लेकर, खासतौर से सच नहीं बोलने को लेकर, मैं उनका बहुत ज्यादा, उनको मैं पसंद नहीं करता हूं, और ना ही वो बहुत ज्यादा किसी भी मुद्दे पर अपनी एक राय रखते हैं। और वो पहले जब वो राष्ट्रीय सचिव बने थे, तो भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना वाला मुख्यालय था 11 अशोका रोड, उसके मेन भवन में सबसे पहले सर्कुलर जारी करके बीजेपी के सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने पत्रकारों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। हम लोगों ने ऐतराज जताया, तो बाद में उस प्रतिबंध को वापस लेना पड़ गया था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को। इसलिए मैं जेपी नड्डा को बहुत ज्यादा पसंद करता नहीं हूँ, लोकतांत्रिक आदमी वो है नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री सदन से भाग रहे हैं लोकसभा से, जिसके वो नेता है, उस दौर में वो राज्यसभा में नेता के तौर पर खड़े होकर मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्षी सांसदों का सामना कर रहे हैं, तो मोदी से बहादुर तो जेपी नड्डा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 56 इंच की छाती है, लेकिन मोदी से बड़ी छाती तो मुझे जेपी नड्डा की दिख रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अभी तो सरकार से यह है कि आप रोजगार मांगो तो कहते हैं हमने पकोड़ा सिखा दिया, हमने नाले से गैस निकालना सिखा दिया, हमने मुद्रा लोन दे दिया।
आपने पूछा कि चलो कोई बात नहीं, महंगाई से निजात दिला दो, तो वो कह रहे हैं इतने दिन में महंगाई का दर कहाँ होती, वो तो हम है इसलिए यहाँ रोके हुए हैं। फिर तीसरे ने कहा कि हेल्थ की व्यवस्थाएं, तो उन्होंने कहा हमने सैकड़ों मेडिकल कॉलेज खोल दिए। वो बात अलग है कि डॉक्टर नहीं है, कहीं कंपाउंडर नहीं है, कहीं बेड नहीं है, कहीं बिस्तर नहीं है। फिर किसी ने कहा कि वाहन व्यवस्था, उन्होंने कहा इतना हमने खोल दिया, इतनी मेट्रो, इतनी हाईवेज, इतने वो। बहरहाल मुद्दे पर नहीं आते। आप उनसे पूछो कि हमें लखनऊ जाना है तो 250 रोड गिना देंगे, लेकिन मुख्य रोड नहीं बताएंगे। तो ये भाजपा का कल्चर है, और इस कल्चर से देश 12 बरस से जूझ रहा है, क्योंकि देश को सिर्फ एक ही चीज दे दी है उन्होंने कि ये हिंदू भयभीत है, हिंदू खतरे में। हिंदू का खतरा 2014 से जितना बड़ा है, उससे पहले ना पहले कभी हिंदू खतरे में था, ना आज खतरे में। लेकिन इस खतरे से बचाने के चक्कर में पूरे 140 करोड़, क्षमा चाहेंगे, 146 करोड़ लोगों की जीवन संकट में है। 6 करोड़ लोग तो अब कोई जोड़ता ही नहीं है। डेली घड़ी बढ़ रही है। अब 146 करोड़ आवाम है। हम विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या के देश इतनी बुरी दृष्टि से विश्व में देखे जाते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। और उसका कोई अगर नैतिक जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, जो बाहर सर उठाकर बात नहीं कर सकते। इस देश की आवाम जाने क्या समझती है। 27 देशों से तमगा लेने के बाद सारे लोग जानते हैं तमगे कैसे मिलते हैं, और उन तमगों ने भारत की अस्मिता को दांव पर लगा दिया है, भारत की आबरू को दांव पर लगा दिया है। जो हमारे मित्र देश थे वो हमसे चले गए। क्या मिला? रूस से जो $20 सस्ता तेल मिला, वो यूरोपियन कंट्री को बेच दिया गया। और अब जो महंगा आ रहा है शिव जी, तो वो महंगा तेल जो है, उस महंगे तेल का और जो खामियाजा महंगा हमारे तेल देश आ की रहा है, जनता जो $20 महंगा तेल मिलेगा, वो हमारी देश की जनता को। और अमेरिका से जो महंगा तेल मिला वो भारत में बिका। और जो $20 सस्ता तेल मिला, वो अडानी और अंबानी ने यहां पर उसे फिल्टर करके यूरोपियन कंट्रीज को बेच दिया। और पैसे किसने कमाए? अडानी ने और अंबानी ने। मर कौन गया? भारत की जनता। ये भारत की जनता को पता ही नहीं है कि हमारे साथ खेल कर दिया एक भयंकर वाला। $20 सस्ता, यानी अगर एलपीजी की बात करते तो सिलेंडर 450 का बिक सकता था। अगर पीएनजी की बात करते थे तो 50 रुपए किलो बिक सकती थी। डीजल पेट्रोल की बात करते थे तो 50 रुपए लीटर डीजल दे सकते थे। लेकिन वो डीजल खा गए कौन? यूरोपियन। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब उधर से महंगा डीजल, महंगा भाड़ा। अब अडानी और अंबानी के किले में आग लगने वाली है, भड़बड़ा जाएंगे। एक स्टोरी तैयार की है संतोषी, जल्द आपके साथ या तो रात को या कल सुबह करूंगा। पूरा डिटेल निकाल के रखा है, एक भयंकर स्टोरी है। आप याद रखिए, इस देश में और संकट लीजिए, खड़े हुए अभी हैं। अभी शिव जी, अभी अभी 9 मार्च को ये बाकायदा सरकार की तरफ से एम्बेसी ऑफ इंडिया तेहरान एक और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भैया ये एडवाइजरी तो ठीक है, प्रधानमंत्री कहाँ गायब है? कहाँ गायब है आएंगे, सब प्रधानमंत्री? आएंगे, बोलते सब क्यों नहीं? आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे। वक्त आने दो। फिलहाल इस प्रोग्राम को यहीं विराम दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दर्शकों से एक अपील है कि अगर आपने कमेंट करके नहीं बताया कि मौजूदा देश में मौजूदा हालातों का जिम्मेदार कौन है, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें जरूर लिख भेजिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका संतोषी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी।